वेलकम फ्रेंड्स। ये जो डिक्टेशन है इसमें आपका आज का करंट अफेयर्स का मुद्दा साथ में रामधारी गुप्ता खंड सेकंड का एक पार्ट भी लिया गया है। ये जो डिक्टेशन होगी ये 100 शब्द प्रति मिनट की दर से बोली जाएगी। इसके बाद में आपको अगली इसी की जो डिक्टेशन होगी वो 80 शब्द प्रति मिनट की दर से भी बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार की नई नीति के ऐलान से भारत में नई परिवहन क्रांति की बड़ी संभावनाएं बढ़ गई हैं। नए नियम, शर्तों और रियायतों से ईवी मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी टेस्ला और वियतनाम की विनफास्ट समेत दूसरी विदेशी कंपनियों के भारत आने के रास्ते खुल गए हैं। टेस्ला काफी समय से भारत में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण में निवेश के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त थी कि पहले उसे भारत में अपनी कारें बेचने की इजाजत दी जाए। सरकार साफ कर चुकी थी कि टेस्ला को अलग से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। नई नीति सभी विदेशी कंपनियों के लिए है। इसमें घरेलू कंपनियों का भी ध्यान रखा गया है। दरअसल सरकार इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को इनका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। दुनिया के ज्यादातर देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपायों में जुटे हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लोगों की पहुंच में लाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार की नई ईवी नीति भी इसी कोशिश का हिस्सा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। पेट्रोल डीजल के साथ यहाँ इलेक्ट्रिक कारों का बाजार भी तेजी से फल फूल रहा है। देश में 2021-22 में 21,163 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी, जबकि 2022-23 में 154% की बढ़ोतरी के साथ यह संख्या 53,843 हो गई। विदेशी कंपनियां आने के बाद न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का ग्राफ ऊपर जाएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनेगा, ऐसा अनुमान भी जताया जा रहा है। देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें बढ़ने से एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि लगातार बढ़ते तेल आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की नीति की तरह इन कारों के खरीदारों के लिए प्रोत्साहन नीति की भी दरकार है। कर में छूट, सब्सिडी व कम पंजीकरण शुल्क जैसी रियायतों से यह संभव है। उन चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है जिनका स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार बाजार सामना कर रहा है। इनमें से एक है लिथियम आयन बैटरी, जिनके लिए हम चीन व दक्षिण कोरिया पर निर्भर हैं। ये काफी महंगी हैं, जिससे कारों की लागत बढ़ जाती है। देश में ही इन्हें बनाने की संभावनाएं तलाशने के साथ चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चीन में इलेक्ट्रिक कारों के करीब 18 लाख चार्जिंग स्टेशनों के मुकाबले भारत में अभी 12,146 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है।
चेंज। महोदय, मेरे लिए जिसने विज्ञान को बाहर से ही महसूस किया है, यह असमंजस की बात है कि इसके बारे में उन लोगों से कुछ निवेदन करूं जो इसके विभिन्न शाखाओं में पारंगत विज्ञानी हैं। लेकिन मैंने आपका निमंत्रण इसलिए स्वीकार किया कि इससे मुझे विज्ञान जगत के साथ संपर्क करने का मौका मिलता है। आपने इस अधिवेशन के लिए एक महिला वैज्ञानिक को अध्यक्ष चुना है, इसकी मुझे खुशी है। मुझे आशा है कि आप मेरी इस प्रसन्नता के लिए मुझ पर नारी जाति के पक्षपात करने की बात नहीं सोचेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की अच्छी शुरुआत है। सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है जीव विज्ञान। ज्ञान के अन्वेषण का क्रम अनंत है। उसकी दो प्रेरणाएं रही हैं। पहली प्रेरणा तो मनुष्य की अस्तित्व बनाए रखने की चिंता या जिजीविषा रही है, और दूसरी उसकी चिर अतृप्त ज्ञान पिपासा रही है। इन दोनों में कोई टकराव नहीं है। वे कभी कभी समानांतर चलते रहे हैं, परंतु अनेक बार वे एक दूसरे में मिल गए हैं और एक दूसरे की परितृप्ति करते रहे हैं। एक से व्यवहारिक विज्ञान का उदय हुआ और दूसरे से मूल विज्ञान का। भारत में हमें इन दोनों की आवश्यकता है। जब हम अधिसंख्य लोगों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे, तभी हम थोड़े से प्रतिभाशाली लोगों के लिए उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के वास्ते संतोषप्रद वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। चेंज। आज विश्व में प्रबल विचार मंथन हो रहा है और मनोवृत्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। प्रगति के बावजूद आज के जीवन की तीव्रतर गति और प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य के लिए अनेक पड़ोसियों के साथ या अपने आप में शांति के साथ रह सकना कठिन हो रहा है, और उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि यह एक भिन्न ढंग का और भिन्न स्तर का संघर्ष है। आज खतरा असभ्य एवं सबल आक्रांताओं की ओर से नहीं है, बल्कि उन पारिपार्श्विक प्रभावों से है जो मनुष्य ने अपने ही सुख साधनों को विकसित करने के क्रम में उत्पन्न किए हैं। ये प्रभाव हैं अलगाव का एहसास, तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियां, प्रदूषण तथा प्राकृतिक साधनों का विचारहीन दोहन। यह एहसास धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप में प्रगतिशील लोगों के विचारों का अंग बनता जा रहा है और विश्वव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन ऐसे लोगों और विचारों की प्राय उनके द्वारा खिल्ली उड़ाई जाती है जो उन चीजों के निर्माण में लगे हैं जिनका प्रभाव कालांतर में हानिकारक हो सकता है, और उन लोगों द्वारा भी जो वायु या जल के प्रदूषण को बचाने के लिए अपने कारखानों को नए सिरे से जमाने की चिंता नहीं करना चाहते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने औद्योगिकीकरण का सिलसिला एक ऐसे समय में शुरू किया है जबकि वह पहले को अपेक्षा कहीं ज्यादा खर्चीला और जटिल है। चेंज। निर्वाचन आयोग के समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के अलावा चुनावी हिंसा पर लगाम लगाना भी बड़ी चुनौती होती है। इसी के मद्देनजर वह मतदान की तारीखों का निर्धारण और सुरक्षा बलों की तैनाती करता है। चुनावी हिंसा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में हिंसा की आशंका सबसे अधिक रहती है। वहां शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जब हिंसा और उपद्रव न होता हो।
हालांकि इस बार दूसरे चुनावों की तुलना में कहा जा सकता है कि हिंसा कम हुई, पर कोई ऐसा चरण नहीं गुजरा जिसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें न हुई हो। सातवें और अंतिम चरण के मतदान की रात नदिया जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर वहां तनाव पैदा हो गया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसकी हत्या की। समाप्त।